समझ। जी जी रोज। Rooj, you have a question? No, sir, I said समझ आ रहा है. Please continue. अच्छा, thank you for validation. Really appreciate. अच्छा जी, perfect जी. So what is a comparable company analysis? Okay. जैसे मैंने आपको बताया, first we'll go a little deeper in terms of understanding how do you do relative valuation. देखिए important, मैं घड़ी घड़ी emphasize कर रहा हूँ, ये इतनी powerful चीज है. अगर आपको ये आ जाती है तो आपकी जिंदगी में you will become a very very recognizable resource for anybody who is in this business. So first of all, comparable company analysis involves, it's a valuation methodology that looks at ratios of similar public companies and use them to derive the value of another business. So हम क्या करेंगे? First of all, we need to identify what are the close proxy for our business. If we are to value our business, तो हमें कौन से business, कौन सी companies हैं जो कि हमें लगता है कि उनके similar operations हैं, similar geography में trade कर रही हैं, similar demographics हैं. तो आपको काफी चीजें इसका लिटमस टेस्ट पूरा करना पड़ता है. ऐसा नहीं हो सकता, अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन चाहिए तो आपको पहले एसेट को क्वालिफाई कराना पड़ता है फॉर एसेट टू बी कंपेयर्ड टू आवर एसेट फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस. तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई सीमेंट प्लांट है, तो सीमेंट में तो बहुत ज्यादा आपके पास कंपनीज है लिस्टेड, तो आप देखेंगे आपका कितने टनेज का प्लांट है. तो उसकी बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करेंगे what are the plants who are operating in the same tonnage जो जिसपे आपका ट्रेड करते हैं. क्योंकि देखिए हर प्लांट की जो है ना स्पेक्स, उसकी कैपेसिटी से वेरी करती है. तो it's important that you identify and you rightly single out an asset which can be compared. It has to be an apple to apple comparison. So comp is a relative valuation methodology, unlike a DCF analysis, which is intrinsic form of valuation. Comparable company analysis is the process of comparing companies based on similar metrics, their enterprise. So a company valuation determines whether it is overvalued or undervalued. If the ratio is high, then it is overvalued. If the ratio is low, then the company is undervalued. We will determine this once we obviously go a little deeper in terms of numbers. वो आगे वाली slides पर है. हम बहुत तरीके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी हम वैल्यू कर रहे हैं. जैसे नॉर्मली आईटी बिजनेसेस जो है वो प्राइस टू सेल की बेसिस पे वैल्यू होते हैं, और ज्यादातर 90% जो यूनिवर्स है वो वैल्यू होती है प्राइस टू अर्निंग की बेसिस पे. और अगर आप माइनॉरिटी वैल्यूएशन नॉर्मली प्राइस टू अर्निंग की बेसिस पे होती है, और जो अगर एक्विजिशन वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो प्राइस टू बुक की बेसिस पे होती हैं, प्राइस टू अर्निंग की बेसिस पे भी होती हैं, डिपेंडिंग के व्हाट एसेट आर यू बाइंग और किस साइकिल पे बाय कर रहे हैं आप, किस लाइफ साइकिल पे बाय कर रहे हैं. अगर बहुत ही मैच्योर एसेट है और आपको लगता है आगे जाके डिक्लाइनिंग नंबर्स हैं, तो प्रोबेबली प्राइस टू बुक वुड बी अ रेलेवेंट मेजर. अगर लेकिन आपको लगता है कि बहुत आगे जाके सेल है, ग्रोथ है, तो फिर प्राइस टू सेल, प्राइस टू अर्निंग वुड बी अ रिलेटिव मेजर. तो इट ऑल डिपेंड्स. Okay, so what are the steps that are involved in performing comparable company analysis? First is you have to find the right comparable companies. अब देखें important क्या है, अगर आप comparison करते हैं, आपने I'm sure Parkwheel यूज किया होगा. Parkwheel यूज किया? Parkwheel basically एक वेबसाइट है जो गाड़ियों को कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल होती है. तो अगर देखिए वहां पे होता ही है कि अगर आपने वहां पे कंपैरिजन डाला तो आपने डाला होगा किया स्पोर्टेज का विज़ एमजी और टुसान और फॉर दैट मैटर मीजल. आप उसका कंपैरिजन टोयोटा करोला से नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ना इंपॉर्टेंट ये है कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. मैं तो बहुत आपको कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दे दी. आई एम श्योर देयर आर लाइक
assets which are relatively different to differentiate, difficult to differentiate. तो लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी अगर आपने MG का कंपैरिजन करना है तो probably you would want to do it against MG, Tucson or perhaps Kia Sportage. You will not be comparing it with Sorento or perhaps Fortuner for that matter. वो क्योंकि वो थोड़ी और महंगी हो जाती है क्लास, और आप उसको e-tron से भी कंपेयर नहीं कर सकते. तो first of all, you have to find the right comparable companies. Assuming you are a textile unit owner and you would want to find out the value of your business, तो आप first of all identify करेंगे यार ये कितनी capacity है, इसके बाद कितनी लूमें हैं, क्या कितने units हैं, क्या है capacity. तो उसकी बेसिस पे आप सिंगल आउट करेंगे कि लिस्टेड स्पेस में कौन कौन सी कंपनी है जो कि सिमिलर कैपेसिटी की हैं. आपने आइडेंटिफाई किया 4 कंपनीज हैं उसमें लिस्टेड स्पेस के अंदर जो कि हमारे से कंपेयर करती हैं. अच्छा, इस कंपैरिजन में आपने ये भी देखना है कि वो उनकी लोकेशन कहाँ पर, लोकेशन भी बहुत मैटर करती है. आइदर दे बेस्ड इन कराची, मेजॉरिटी क्या है, सेल है, एक्सपोर्ट है या लोकल है. अगर एक्सपोर्ट है तो कराची बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट चली जाएगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बचता है. तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर वंस यू हैव सिंगल्ड आउट द एसेट व्हिच अगेंस्ट व्हिच यू विल बी benchmarking your asset, then you get on to that information gathering step. Okay, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए क्या करते हैं आप अगर सिर्फ वो 4-5 कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड में आसानी ये होती है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है. यू विल गेट एक्सेस टू द डेटा इजीली, तो इतना मुश्किल नहीं है. देन यू सेट अप अ कॉम टेबल. जो मतलब मल्टीपल्स जिसपे वो कंपनियां ट्रेड कर रही हैं वो आप सारा का सारा बनाएंगे ग्रिड, और देन यू कैलकुलेट द कंपैरेबल रेशियोज. See where your asset is and then use that multiple to value the company you would want to find value for. अभी तक समझ आया सबको जी? ये सबको समझ आ रहा है जी? प्लीज प्लीज somebody confirm. Yes. जी समझ आ रहा है. Great जी. Okay. जी उरूज, you trying to say something? सर एक क्वेश्चन, जी मेरा एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि आपने इसमें बताया था कि ये पब्लिक कंपनीज के लिए है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स एज वेल, जब हम लोग अपने स्टार्टअप्स की प्री रेवेन्यू स्टेज पे इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं और उसके बाद भी कर रहे होते हैं जो कि पब्लिक कंपनीज नहीं होती, प्राइवेट होती हैं, तब भी हम ये वाला यूज कर सकते हैं वैल्यूएशन के. उरूज, आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है. I would really appreciate if you can repeat your question again. जी अब आ रही है आवाज सही? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है. मैं ये कह रही थी कि आपने इसके अंदर लिखा हुआ था कि ये पब्लिक कंपनीज के लिए है मेथड, तो अगर हम अपने स्टार्टअप्स के लिए कर रहे होते हैं जो कि प्री रेवेन्यू स्टेज पे होते हैं या फिर पोस्ट रेवेन्यू भी होते हैं, तो उसमें हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं कंपेरेबल वैल्यूएशन वाला? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. ये जो कंपनीज है ना, ये कंपनीज है नॉर्मली ये मैच्योर कंपनीज के लिए राउट फॉलो किया जाता है. अच्छा, उसमें जो अर्ली लाइफ साइकिल एसेट्स है उनकी वैल्यूएशन बहुत टिपिकल है और उसमें भी बहुत मेथोडोलॉजीज हैं और कंपेरेबल मेथोडोलॉजी. इट्स नॉट लाइक समथिंग कि अगर से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ राइड हीलिंग बिजनेस, आपने कल 100 गाड़ियां डाली तो बोला मैं करीम बना दी, तो हम क्या करेंगे? So we would want to obviously find out here what numbers Kareem got sold at certain point in time. We can perhaps use that at some level. You can use it as a proxy, but I'm sure the valuation which Kareem got was far more richer because it was operating in multiple markets, and it had huge operations, and so
100 200 300 गाड़ियों वाले ऑपरेटर तो पाकिस्तान में आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अस्यूमिंग आप कहें कि यार उनकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मैं 30 टाइम्स देने के लिए तैयार हूँ। प्राइवेट इक्विटी में या फॉर दैट मैटर वीसी स्पेस के अंदर बहुत कुछ कभी कभार फॉर्मूलाज भी डिफाइंड होते हैं कि यार आपको हम 2 टाइम्स रेवेन्यू दे देंगे, या फिर हम फॉर दैट मैटर हम आते ही कंट्रोलिंग स्टेक के अंदर है, इफ यू लाइक द आइडिया एंड देन परहैप्स यू नेगोशिएट डायरेक्टली कि किस तरह। तो आप करते क्या है, वो बोलते हैं यार देखो दिस इज एन एसेट व्हिच although it is a novel asset in Pakistan, but we did our research and a similar deal has happened in India. India is very comparable to Pakistan in terms of demographics. So India में इस डील की वैल्यू कस्टमर की बेसिस पे आपके पास, उनके पास थे 1 लाख कस्टमर, आपके पास 10,000 कस्टमर है, तो हम 1/10 तो वैल्यू दे देंगे आपको जितनी इंडिया में है। तो you get my point, Anuj? जी जी, अंडरस्टूड। It is something an argument you develop. There is no copy textbook stuff which is available which will tell you कि भाई यही फॉर्मूला लगेगा, बस इसके अलावा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एनर्जी का होता था ना, I'm sure there are a lot of science students as well, E = mc square. जी जी जी। सो बेसिकली मेथडोलॉजी पीछे से जो कंपैरिजन की है वो यूज हो सकती है, बट जो उसके स्टेप्स हैं वो डिफर करेंगे डिपेंडिंग के आप किस चीज को और किस से कंपेयर कर रहे हैं और किस चीज के लिए वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दानिश से सवाल है कोई? जी जी दानिश। Assalamualaikum. Khurram Saab, I just wanted to understand that generally speaking, as a rule of thumb, is this methodology normally used for retail brands? सर रिटेल ब्रांड के लिए जनरली जो है ना प्राइस टू सेल का मल्टीपल देखा जाता है, स्पेशली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। Generally, and because जी दानिश आपकी आवाज क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। I think मेरा connection unstable है, मैं मेरे थ्रू दोबारा डायल इन कर लेता हूँ। आप दोबारा डायलिंग कर लें। शेरियर आपको भी आवाज इसी तरह ब्रेक करके आ रही है? दानिश की आवाज इसी तरह से आ रही है, सही नहीं आ रही। अच्छा परफेक्ट है, ओके। आई थिंक लेट दानिश रिकनेक्ट। अच्छा आई थिंक दानिश ज्वाइन करेगा, तो let's keep moving on. So find the right comparable companies. This is the first and probably the hardest and most subjective step in performing ratio analysis. देखिए अगर ये comparison आपने सही कर दी है ना, comparison अगर आपने सही कर दिया तो आपकी आधी जॉब तो वहीं पे ही हो गई। बाकी काफी चीज साइंटिफिक है, साइंटिफिक भी है, खैर क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी है उसमें इन्वॉल्व, but anyways this is also very tricky part. The first thing an analyst should do is look up the company you're trying to value, A.
so that you get a detailed description and industry classification of the business. So first of all, you need to map your business vis-a-vis that particular business against which the multiple of which you would want to use to value yourself. The next step is to search either of those databases for companies that operate in the same industry and have similar characteristics. The closer the match, the better. अब देखिए important क्या है? It is not very comparable that we compare Samsung versus Apple. Yes, there is an overlap in terms of some verticals, but Samsung, I believe, has a far larger range of products vis-a-vis Apple. तो फिर होगा क्या? फिर आप देखते हैं कि एप्पल की किन वर्टिकल्स पे एप्पल को वैल्यू किया गया और किस तरह डिराइव की गई है वैल्यू, एंड देन यू ट्राई टू ऑब्वियसली गिव दोस पर्टिकुलर वर्टिकल्स अगेंस्ट व्हिच सैमसंग इज आल्सो कंपीटिंग, और फिर उसको हम उसकी बाकी जो वर्टिकल्स हैं उसको फिर हम इंडस्ट्री के साथ मैप करते हैं, तो एक वेटेड एवरेज अप्रोच बनाते हैं. So the analyst will run a search based on screen the criteria: industry classification, geography, size, growth rate, margin profit. अब देखिए, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस लिया है, तो ideally you would want to compare that particular company to Pakistan only. Okay? अगर पाकिस्तान में कंपनी ऐसी सिमिलर कंपनीज ऑपरेट करी, आप उसका लिस्टेड कंपनीज में से मल्टीपल निकालें, तो वो एक बहुत रेलेवेंट. हाँ, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो फिर आपने कोई देखे कौन सी क्लोजर मार्केट है, एनी मार्केट विच कैन बी कंपेयर टू पाकिस्तान. अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो कि जिसका कंपैरेबल यूएस के अंदर है, तो यूएस से डायरेक्ट मल्टीपल उठा के पाकिस्तानी कंपनी पे लगाना जो है ना, थोड़ी ज्यादती होगी. तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीजन ऐसा है कि यूएस इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम altogether. It's a different market, it has different demographics, everything is different. तो वो एक particular multiple में वो encapsulate नहीं हो सकता सारे का सारा पीछे जो फैक्टर्स हैं. तो इसलिए कहते हैं कि आप आइडियली लोकली कोई कंपनी के साथ कंपैरिजन करें, लोकली नहीं मिलती तो रीजन में जाएं, रीजन में देखें कौन कौन सी मार्केट्स विच आर कंपैरेबल टू पाकिस्तान. अच्छा, फिर ज्योग्राफी हो गया, देन देयर इज साइज एंड रेवेन्यू. ये भी बहुत मैटर करता है. एक कंपनी जिसका $1 मिलियन टर्नओवर है, एक कंपनी जिसका $1 बिलियन टर्नओवर है, तो देयर कैन नॉट बी कंपेयर्ड. वो एक डिफरेंट इकोनॉमीज और स्केल पे ऑपरेट कर रही है. आपके चैलेंजेस अलग हैं, उस कंपनी के चैलेंजेस अलग हैं, तो वो एक डिफरेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करती है, आप डिफरेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करते हैं. तो बहुत फर्क है. आपकी ज्यादातर सेल डोमेस्टिक है, उसकी 90% सेल जो है एक्सपोर्ट है, तो उसका एक ऑडियंस फर्क है, हर चीज फर्क है. अगर आप एक ग्रोथ कंपनी कंपेयर उसको कर रहे हैं, अगर देखें इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी कंपनी है जिसको 2 साल हुए और लास्ट ईयर उसने 100% ग्रोथ पोस्ट किया, इस साल 80% ग्रोथ पोस्ट की है. इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू अ लिस्टेड कंपनी जिसकी ग्रोथ परसेंटेजेस आ रही हैं 2%, 3%, क्योंकि उसका जो मल्टीपल होगा वो बड़ा मैच्योर मल्टीपल होगा. इट विल नॉट बी अ ग्रोथ मल्टीपल, क्योंकि आपकी कंपनी तो 100% ग्रो कर रही है. विज़ जो वो दूसरी कंपनी है वो 2, 4, 6% ग्रो कर रही है, तो आप अपने बिजनेस को अंडर वैल्यू कर देंगे इस तरह. जी प्लीज दानिश. Danish, yes, you have a question. Danish, you muted. Danish, जी, Khurram Saab, thank you so much. Sorry. Funnily enough, the 2 times I've tried asking questions, both of the times my internet has gotten cut off that minute. So, my question was, when you talk about growth,
So, for example, if you look at a company that's mainly in KLI, Karachi, Lahore, Islamabad, and there's another company which is all over Pakistan already, of course, that will be a much larger company. When you talk about growth, do you also look at growth potential or just the current growth of that company, if that makes sense? So we absolutely take into consideration the growth potential. Okay. At least because everybody would want to obviously invest in a company which is going to offer that extra bit of growth vis-a-vis the industry or the sector. तो आपकी केस में अगर कोई इस तरह की स्टोरी टेलिंग है और स्टोरी बन रही है wherein you can confidently feel कि यार वो मार्केट ने 10% से ग्रो करना है लेकिन ये कंपनी जो है 40% से ग्रो करेगी. We've got a very strong thematic. So उस केस में जो है आपको ग्रोथ पोटेंशियल को डेफिनेटली मद्देनजर रखना पड़ेगा और you would want to obviously assign certain multiple to it. Yeah, because for example, if you were to talk about ourselves here, we feel there's a model that we've managed to successfully roll out in, for example, KLI, Karachi, Lahore, and Islamabad, and now in time to come we would want to replicate this in other cities, right? So I'm looking at it from that point of view, that for an investor, once he's already got a blueprint that he just needs to replicate, it's a bit easier. Very true. Very true. And sorry, and my other question when I got cut off was, how are generally retail companies valued? Sorry, like what is the comparable for them normally? Is it price to sale? देखिए retail company में depend करता है. अगर say for example, when we say retail company, and we also said that they are e-commerce platforms, and most of them derive their sales through internet sales, through websites and whatever. So then in that case, price to sale is a more of a pertinent multiple. But obviously it is going to be a hybrid as well, because remember, it is not always you are able to kind of sell that story of that we do like close to $300 million worth of sale. But the thing is, if you haven't been able to achieve the desired profitability at $300 million worth of sale, so I doubt that perhaps another $200 million would add anything to profitability. Absolutely correct. What if it's a brick and mortar operation that is, of course, profitable in nature? Because once again, you don't have strong fixed assets underpinning the value. उसमें फिर होता क्या है? होता ही है कि brick and mortar के अंदर होता ही है कि उसमें फिर आपके पास कुछ layering आ जाती है, assuming all those assets are owned by the company. Okay, you mean the land as well, or no? Not the land. Whatever. If there is certain level of asset base as well, however, but your price to sale multiple is not giving you that rich a valuation, which can perhaps even surpass the book value. Okay. So then in case, you will have to pick up the lower of the two numbers, higher of the two numbers. Because क्योंकि asset को तो value करेंगे नहीं करेंगे, why would he would want to sell you at price to sale multiple when he can sell those assets and perhaps fetch a higher valuation? Yes. तो इसमें मैं वही कह रहा हूँ ना, ये it is not something, it is something you will learn, and perhaps through engagements, iteration, talking to people with the relevant experience, ये आहिस्ता आपको चीज आएगी. जैसे आप आहिस्ता आप सीखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि यार इस बिजनेस को किस तरह वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप with every transaction is a new experience altogether. Yes. Thank you. Welcome ji. उसके बाद growth rate percentage, I think that Danish mentioned that if we are to compare two businesses, one is relatively mature, the other one is relatively new, and it is growing at a much faster pace. So you would want to obviously assign a higher percentage of growth multiple vis-a-vis a more richer valuation multiple vis-a-vis a company which is in a more mature stage. Margins and profitability are always given a very high weightage. Ultimately, देखिए हर business का काम जो है ना पैसे बनाना है. आप पैसे बनते ही तब है जब आपके नीचे बॉटम लाइन पे कुछ गिरता है. लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, ये a lot of these businesses जो स्पेशली अब जो IT बूम आया ना,
इसके अंदर इसके फंडामेंटल्स चेंज हो गए. हमें ये, मुझे भी बहुत अर्से तक समझ नहीं आया why we like valuing these businesses who are making loss like 4, 5, 6, 7 years down the line. LinkedIn, at the time of listing, LinkedIn was still making losses, and it was valued in billions of dollars. So मकसद ये है कि हमें ये ऑब्वियसली वैल्यूएशन हमें खुद भी सीखनी पड़ेगी. ये इतना आसान काम नहीं है. डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट नुआंसेस होते हैं, और लेकिन मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज कैरी अ वेरी हाई मल्टीपल. it carries the most weight, because देखिए अगर कोई बिजनेस $1,00,000 सेल करके वो $25,000 बना रहा है, it is always going to be valued more vis-a-vis a business which is making just $1,000. Assuming अगर आप उसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, आप बोले कि ये तो 10,000 टाइम्स ग्रो करेगा, तो फिर वो जाहिर बात है, फिर then you can perhaps give it a more richer valuation. Otherwise it cannot be the case. कोई सवाल आप लोग का प्लीज स्टेज पर? Sir, I would like to add here कि like you mentioned about the IT companies के LinkedIn और इन सब की इतनी ज़्यादा profitability नहीं होती, but still they are rated so high. तो basically उन companies में जो है ना, उनके asset उनके users होते हैं. So the number of users are actually calculated as the number of their assets. The more users you have, that's the more asset you have. जैसे अभी मैं आपको बता दूं, when Facebook was acquiring WhatsApp, so WhatsApp की number of users, they I think probably assigned $80 or perhaps $100 per user, और उनके millions and millions of users हैं. तो you rightly pointed out that it is more of a user driven business, because लेकिन आप देखिए important चीज क्या है? important चीज क्या है? What we now understand after 4, 5, 6 years and trying to understand this ecosystem, अब हम देखते हैं कि ये जो businesses है, डेटा माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं. जी. So data mining is perhaps something priceless, and it can only be run by all these companies which has access to millions and millions of users. उनके preferences जो है वो gauge करते हैं ये businesses. अब मैं for example आपको idea दे देता हूँ कि assuming कि Uruj on a weekend perhaps checks in at McDonald's, at a specific McDonald's, और तो उनको पता है कि भाई Uruj की liking जो है McDonald's है, और she makes sure she kind of goes there at least once a week. और perhaps अगर वो कुछ वहाँ पे अगर उसने पिक्चर भी लगा दी Uruj ने कॉफी के साथ, तो वो कॉफी भी कैप्चर हो जाएगी at certain point in time. तो फिर होगा ये कि वो अगर किसी कॉफी जो लॉन्च होने वाला है कोई इस तरह का पाकिस्तान में, तो what they'll do is they'll probably target Uruj through that particular data set. वो इनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको पता होता है कि यार ये देखिए ये टारगेट मार्केट है, शी इज अ कॉफी ड्रिंकर, शी गोज एट लीस्ट वीकली, शी हैज कॉफी. तो वो इस तरह का डेटा सेट कैप्चर हो रहा होता है, जो कि किसी और एक कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कैप्चर करने की. डेफिनेटली अग्रीड. आप देखें, मैं कुछ अरसे तक मैं शादी से वापस आ रहा, अब मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि यार ये जो सब लोग शादी में अटेंड कर रहे हैं शादी, तो ये इतनी पिक्चर्स ले रहे हैं, और ये सारे के सारे जाके अपलोड कर देंगे फेसबुक पे, और फेसबुक वेट कर रहा है कि यार उनके लिए सर्वर क्रिएट करें और जाएं तो ये फौरन 50 पिक्चरें अपलोड कर दें. फिर ऑब्वियसली देन इट काइंड ऑफ स्ट्रक मी कि भाई दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्ले. लोगों को पहले यूज टू कराते हैं एसिड के लिए, फिर वो आहिस्ता जब उसकी इंटरेक्शन बढ़ जाती है, एसिड के साथ कंफर्ट बढ़ जाता है, तो वो हर चीज आपसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद टाइम. एग्जैक्टली. और ये वाला डेटा जब स्टार्ट होगा, मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी इससे कैलकुलेट होगी कि इफ दे स्टार्ट सेलिंग दैट डेटा एंड दैट इंफॉर्मेशन, तो फिर आप किस लेवल पे खड़े होंगे. सो आई बिलीव अज्यूमिंग दैट also counts in the valuation.
देखिए वो तो काउंट करेगा ना, अस्यूमिंग कि मैं अगर फेसबुक आज एक्वायर करना चाहता हूँ तो फेसबुक की जो रेवेन्यू वाली स्ट्रीम्स हैं वो मुझे बताएंगी कि फेसबुक कितना डेटा एआई कंपनीज को बेचा है और कितने में बेचा है। अब तो लिजिट लाइंस है ना ये, अब तो आपको पता है कि डेटा बिकता है अब ये। जी जी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए so like way back when I was like myself studying, so I also came across a case study wherein this concept was first introduced of data mining. The terminology was coined for that particular case study. ये basically it happened कि Walmart ने जो था, Walmart ने क्या किया, Walmart started sifting through their bills. जब उन्होंने बिल्स को देखना शुरू किया, महीने के बिल्स देखे, 2 महीने के बिल्स देखे, 3 महीने के बिल्स देखे, उन्होंने एक कोरिलेशन ड्रॉ करी। कोरिलेशन ड्रॉ क्या करी? एक कोरिलेशन ड्रॉ ये करी कि जो बिजनेस जो बिल्स है उसमें कॉमनैलिटी उसमें थी, जो कि लोग बच्चों के नैपीज लेते थे, वो जो थे वो बियर भी लेते थे साथ में। ये बहुत कॉमनली आ रहा था बिलों के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन दिस डेटा माइनिंग, तो उन्होंने दोनों के शेल्फ करीब करीब कर दिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट सेक्शन में पड़ा हुआ था। जो ब्रूअर वाला सेक्शन है, जो भी व्हाटएवर बियर वहां मिलती थी अल्कोहल, और ये मैपीज एक डिफरेंट सेक्शन में मिलते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये सेक्शन इन्होंने इंटेलिजेंटली करीब कर दिए। अगले क्वार्टर की सेल जो आई है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई दोनों की सेल, क्योंकि अब इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे और उनको पता लग गया था कि ये इनका बिहेवियर यही है। जो यहाँ पे लोग आते हैं वो नैपीज भी लेते हैं इस बच्चों के और साथ में बियर भी उठा लेते हैं। तो डेटा माइनिंग जो है ना जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, क्योंकि ये एक्चुअली इट इज टॉकिंग टू योर इनर सेल्फ। आप किस तरह बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, ये आप बगैर बताए वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसके लिए ही वो टेलर मेड प्रोडक्ट बना देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभार कुछ चीजें होती हैं जो आप सोच रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे आ जाती हैं। तो बेसिकली देयर इज एन एल्गो रनिंग बिहाइंड दिस platform which obviously monitors your surfing pattern, और देखते हैं आप क्या क्या क्लिक करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी दे रहा होता है वो। सो आप लोग को आवाज आ रही है जी? जी 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 परफेक्ट है जी। अच्छा जी, कैन वी मूव ऑन? जी। अच्छा जी, ओके। Gather financial information. So once you've found the list of companies you feel you are most relevant to the company you're trying to value, it's time to gather them. So obviously हमने पहले single out किया, then you obviously gather the data. Normally सारा आप analysis normally Excel में कर रहे होते हैं। अगर कोई आपके पास और sophisticated software है, probably then you can use that. The information you need will vary widely by industry and the company stage in the business life cycle. For mature businesses, you will look at EBITDA. EBITDA is like more profitability index. अगर कोई कंपनी जो है mature है तो obviously वो profit कमा रही होगी। जो early life cycle assets है वो normally उनकी end loaded होती है profitability शुरू में कोई नहीं कमाती, losses करते हैं। तो वो EPS और EBITDA वगैरह के multiples देखना जो है इतने relevant नहीं होंगे। For earlier stage company, you may look at the gross profit or the revenue, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। The main information in comparable company analysis includes company name, ये सारे आप KPIs देख सकते हैं, शेयर प्राइस,
जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सी कंपनी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हैंस द कंपनी नेम, उसकी प्राइसिंग क्या है, मार्केट कैप क्या है, नेट डेट क्या है, ईवी क्या है, रेवेन्यू क्या है, एबिटा क्या है, ईपीएस क्या है, एनालिस्ट एस्टिमेट्स क्या है, ये सारी चीजें आप इसको डेटा को फिल करते हैं, पॉपुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर, ताकि आपके पास एक पूरा सेट बन जाए, डेटा सेट. You're trying to set up a comp table. Comp table is where you can do your computation. Okay. अब देखिए हमने यहाँ एग्जांपल दे दिया कि देखें यहाँ पे क्या है, कोका कोला है, कोका कोला का शेयर जो है $38 का चल रहा है, इसकी इसकी अपनी क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है $168 बिलियन. अब आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? तकरीबन आई थिंक लास्ट 45 थी, अब और नीचे चली गई है तो 43 42 हो गई है. तो आप इमेजिन करेंगे कितनी बड़ी है, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनियों को मिला लें उससे भी 4 गुना बड़ी है. अच्छा, उसके बाद आप सेल्स देख लें, सेल्स इज $46 बिलियन की हम लोग कोक पीते हैं. इसके अलावा एबिटा इसका कितना है, $13 बिलियन का एबिटा है, और अर्निंग $7.3 बिलियन की, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स $11.2 बिलियन की है. इसी तरह आप पेप्सी का देख लें, पेप्सी इज रिलेटिवली स्मॉलर, पेप्सी इनफैक्ट बल्कि बड़ी आ रही है यहाँ पर तो सेल्स में $66.4 बिलियन, और पेप्सी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वाइज इट्स अ कंपनी व्हिच अर्न्स लेस प्रॉफिट. देन देयर इज लाइक अदर कंपनीज जो कि आप अपने स्पेस में देख लीजिएगा. These are all the data sets you have to capture. अच्छा देखिए important चीज क्या है इसमें, important चीज क्या है इसमें, you have to ensure ये एक certain point in time पे कलेक्ट हो. ये ना हो कि एक डेटा आज की डेट का हो, एक डेटा 1 महीने पुरानी डेट का हो, तो कंपैरिजन आपका रेलेवेंट नहीं रहता क्योंकि इकोसिस्टम मूव करता रहता है. तो एज एट दैट पर्टिकुलर डेट सारी कंप्यूटेशन उस दिन की होगी. अच्छा जी, with combination of historical, financial and analysis estimate populated in the comp, the time to calculate the various ratios will be used for valuing the company. जैसे आप ratios क्या हम calculate कर सकते हैं, EV to revenue, EV to gross profit, EV to EBITDA, price to earning, price to NAV, price to book. ये सारे के सारे डेटा आपके सामने कैलकुलेट हुए हैं, आप देख लें. ये इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं ताकि आप लोग को नजर आए. प्राइस टू सेल देख रहे हैं आप कि कोक चल रहा है 22.8 के प्राइस टू सेल्स पे, मॉन्स्टर बेवरेजेस चल रहा है 32.5 के टाइम्स. मतलब सबसे महंगा जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है वो चल रहा है मॉन्स्टर बेवरेज कॉर्पोरेशन. इट इज ट्रेडिंग एट 32 टाइम्स इट्स अर्निंग, which is given the data set it's expensive. सबसे महंगा EV to sales के ऊपर कौन सा है? सबसे महंगा कोक है, मॉन्स्टर बेवरेज ही है 4.9. इसी तरह EV to EBITDA की बेसिस पे सबसे महंगा कौन सा है? वही है मॉन्स्टर बेवरेज. So it's running right across. Monster Beverage is perhaps the most expensive of all the shares. अच्छा, अब इसका रीजन भी देख लेते हैं कि क्यों इतना महंगा है. देखिए बज़ाहिर तो यहाँ से पता नहीं लग रहा कि ये कितना महंगा क्यों है, but I'm sure there has to be some reason as to why the market is assigning a tremendous growth multiple to the company. It could very well be that this company is a new company and the company is growing at a very fast pace. The growth percentages are not reflected here, so hence we cannot conclude that why this premium has been assigned to this particular company. Iska I'm sure iska growth percentages would be definitely be higher than the industry.
जी सबको समझ आ रहा है जी ये? Yes. Khurram sir, what exactly is total TEV? Sorry? Like, how do you calculate that? Is what I'm trying to say. What exactly is TEV? Yeah, I think total enterprise value, but I believe these are all fancy terminologies. ये देखना पड़ेगा मुझे. I mean, what I meant to ask is, like, how do you calculate that number? Any idea? ये भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा. I don't have it in my head right now कि क्या इसका formula है, लेकिन but for sure we can perhaps probe a little and perhaps find out. I guess it's Sure. market cap plus the market value of debt, so it becomes the total enterprise value. हाँ, यही होगा फिर. बिल्कुल ऐसा ही है. Thanks, Sharyar. Welcome. इसमें और कोई आप लोग को समझना है पॉइंट, इसमें आगे बढ़ जाए कोई कुछ any questions? अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल इतना ज्यादा सेंसिटिव है that if you come up with even the slightest of innovation, it can give you profits in billions and billions of dollars. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट कहा जाता है अभी तक. आप I'm sure गए होंगे मैकडॉनल्ड्स. तो मैकडॉनल्ड्स में आप कभी गए हैं, आपने सुना होगा वो आपको बोलता है वुड यू लाइक टू अपसाइज. ऐसा ही है ना? जी जी. आपसे पूछता है ना वुड यू लाइक टू अपसाइज. ये पहले बोला नहीं जाता था. जब से ये बोलना शुरू किया उन लोगों ने, उनकी जो सेल थी इट ऑलमोस्ट शॉट अप टू लाइक $750 million एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से आए. So it is termed as perhaps the most powerful statement in the corporate world right now. कि यार एक छोटी सी स्टेटमेंट की वजह से जो है इतने जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो गया. ये छोटी चीजें हैं जी. Anything which kind of sells perhaps which instigate you to kind of spend more, ये सारी की सारी चीजें मोनेटाइज होती हैं. आपने अमेरिका देखें, अमेरिका में अभी तक अमेरिका पूरी दुनिया पे राज क्यों करता है? आप थोड़ा सोचें ना, तो अमेरिकन्स आर ग्रेट मार्केटियर्स. मतलब आप जितना सोच सकते हैं वो हमसे अभी भी 100 साल आगे हैं. मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं. अब आप इमेजिन करें, दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ फैंसी स्टफ एंड गेट इट पेटेंटेड, और फिर दुनिया पागल हो जाती है. आपने ये वर्ड सुना है लेट्स गेट रेडी टू रंबल? एक ये उसमें बोला जाता है जब रेसलिंग स्टार्ट होती है. ये उस बंदे का जो वर्ड है वो तकरीबन शायद $2-2.5 लाख लेता है पर बाउट जब वो बोला जाता है. तो आप इमेजिन करें $2.5 लाख उसको पर घर बैठे बैठे मिल रहे हैं रॉयल्टी. इसी तरह आप UFC देखें. UFC के अंदर भी एक पर्टिकुलर स्टाइल है, आप देखा होगा आपने, वो जब बंदा बोलता है. आप UFC किसने देखी है? एक बेसिकली वो जो है उसमें बंदा एक पर्टिकुलर उसमें बोलता है, तो वो भी इसमें पेटेंट कराया हुआ है. तो all these things obviously get monetized in some form or the other. And it's because of that ये लोगों के दिमाग के अंदर उन्होंने इस तरह उसको किया हुआ है कि it gets them excited, और वो that also becomes an integral part of that entire screening process. For example, if the average P ratio of the group is comparable is 12.5 times, then the analyst will multiply the earning of the company you're trying to value by. अब देखिए अब क्या है, मेरी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, वो मैं कहता हूँ कि यार वो 10 करोड़ का नफा कमाती है, 10 करोड़ का नफा कमाती है, और मैं कहता हूँ कि यार मैंने सारी कंपनियों से कंपेयर कर लिया, मैं उनका जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग आ रहा है वो आ रहा है 12.5 टाइम्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है. तो अब आप क्या करेंगे? आप 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12.5 को जो है 10 करोड़ से. तो कितनी वैल्यू निकल आई? 1.25 बिलियन रुपीस. ये उस कंपनी की वैल्यू निकल आई. तो दिस इज हाउ यू डिराइव द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी.
तो जितना प्रॉफिट ऊपर ले जाए उतना ही आपकी कंपनी महंगी बिकेगी। So once the numbers are complete and the comp table is finalized, it is time to start interpreting the results. One way to use information is to look for companies that are overvalued or undervalued. Comps can help you uncover the opportunities, but the result needs to be interpreted very carefully. मैंने आपको बताया है, देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ेगा, वो आप थर्मामीटर पकड़ेगा, थर्मामीटर से वो कहेगा यार देखो आपको 100 का बुखार है। एक अच्छा डॉक्टर है वो 100 के बुखार को नहीं देखेगा, वो और भी 10 चीजें सोच लेगा दिमाग में, बुखार हो क्यों रहा है। एक जो बिल्कुल प्रो है और दूसरा जो बिल्कुल स्टार्टर है वो शक कहेगा सर आपने कुछ 100 बुखार है, पत्नी किसी से हो सकता है, वो खांसी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वो भी, लेकिन जो प्रो है वो फौरन आपको जड़ तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह ये दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। ये नंबर सिर्फ कंपैरिजन रन करने से सिर्फ नंबर आ जाए और उसके ऊपर बिलीव कर लें, नहीं, उससे ज्यादा आपको जाना पड़ता है। To properly evaluate the numbers in the comp table, you have to understand why the numbers are there. Yeah, absolutely. Why does company A trade at a discounted EV to EBITDA multiple to company B? तो ये आपको justify करना पड़ता है, बड़ा important है। It is because it is undervalued or a good opportunity, या कोई intrinsically बहुत appealing opportunity है, you got lucky, or perhaps there is something else which obviously needs to be probed. अब मैं आपको example देता हूँ। एक कंपनी है TRG, लोकल कंपनी है, यहाँ पर ट्रेड करती है। वो कंपनी बिल्कुल सही ऑपरेट कर रही थी, इट वाज डूइंग रियली वेल टिल द पॉइंट दैट दिस न्यूज़ केम इन दैट द सीईओ ऑफ दैट कंपनी गॉट, उसके खिलाफ एलिगेशंस लग गई सेक्स के, और आई एम श्योर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, तो उसकी वजह से मार्केट ने भी रिएक्ट किया एंड द मार्केट कैप हैज काइंड ऑफ हाफ्ड प्रीटी मच। वो 150 से अब 80 रुपए का हो गया शेयर, 80 भी शायद 80 से भी नीचे चला गया, 75 76 हो गया शायद, whatever। तो आप इमेजिन करिए छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं, और इट इज बिकॉज इट हैज अ मच लोअर ग्रोथ रेट एंड रिक्वायर्स मोर कैपेक्स स्पेंडिंग। even though company A trades at lower multiple, it might actually be more expensive than company B. Very true. देखिए इस तरह का भी हो सकता है कि आप although आपको लग रहा है कि ये कंपैरिजन में ये सस्ता मिल रहा है मुझे, लेकिन शायद सस्ता वो एक रीजन ऐसा होगा जो शायद आपको उसकी वजह से महंगा मिल रहा हो, क्योंकि ये ना हो कि कंपनी ए माइट रिक्वायर इमीडिएट इन्वेस्टमेंट, उसकी कोई मशीन बिल्कुल फारिग हो रही है या बहुत कोई मेजर चेंज आ रहा है या कोई डीएमआर करना है इमीडिएटली, जिसकी बेसिस पे फॉरेन इंजेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी सेल मिलेगी अगले सालों में जाके। इस केस में कंपनी बी इज अ मोर स्टेबल कंपनी, इट डजंट रिक्वायर मोर देन अ नॉर्मल बीएमआर। So this is where the art of being a great financial analyst comes into play. I'm sure you will all make me proud one day, especially after attending this workshop. So देखिए वही मैं कह रहा हूँ, this is more of an art. तो मैं आपको ना बड़ा एक मजे का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। So I think so there was this girl who was a very avid पिकासो फॉलोअर। पिकासो आपको पता है वो एक बहुत बड़े ग्रेट आर्टिस्ट गुजरे हैं। तो what she did was that she started chasing Picasso. तो एक मर्तबा पिकासो सिनेमा में मूवी स्क्रीनिंग के बाहर आ रहा था, तो उसने she managed to kind of go near Picasso and requested for a quick signature. Picasso was in a good mood and उसने बोला आप क्या पेपर पढ़ा है, पेपर पेन है, तो मुझे आप पेपर ही दे दो, I can make something for you. In the next 2 minutes, Picasso made something, and Picasso gave that paper to that girl. और वो बड़ी खुश जो है वो चली गई, and she was really happy. And Picasso, when she was going, Picasso just told her कि जाओ go and sell it for $50,000. अच्छा वो समझी शायद ऐसी Picasso is joking. तो वो before she kind of she went home, on the way उसने कुछ वो 1-2 आर्ट गैलरीज को टच बेस करती हुई गई। तो डे 1 पे उसके $20,000 की तो उसकी लग गई वैल्यू, इट वाज ओरिजिनल पिकासो। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक हफ्ता मेहनत करके ना she was able to find that gallery who were willing to pay her $50,000. उसके तो मजे आ गए, उसने बोला यार 2 मिनट की इंटरेक्शन से मैं $50,000 बना दिए मैंने पिकासो की पेंटिंग बेच के।
let's make this a hobby क्या प्रोफेशन in fact. तो she started chasing where Picasso goes. पिकासो का ट्रैवल प्लान देखना शुरू कर दिया उसने. तो वो एक सिटी में जाके उसको चेस किया, दोबारा से पिकासो कहीं से आ रहा था इवेंट से, उसको पकड़ लिया वहां पे. हुआ ये कि ऑल्दो उसकी इंटेंट ये थी कि पिकासो से कोई और पिक्चर बनवाएगी, लेकिन उसने जाके ना पिकासो को बोल दिया कि पिकासो यू नीड टू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू डू इन 2 minutes. That turns this paper into $50,000 worth of paper. 2 ही मिनट है ना जी. 2 मिनट में कोई ना कोई ज्यादा वहां पे इक्विपमेंट है, ना कोई कलर है, ना कुछ है. तो पिकासो ने कहा ये तो इसके पीछे तो 40 साल की मेहनत छुपी हुई है 2 मिनट के पीछे. तो बॉटम लाइन देखिए यही है. ये क्या कहते हैं ना, म्यूजिक में कहते हैं रियाज कर, आवाज का रियाज करते हैं आप, प्रैक्टिस करते हैं. तो ये एक्चुअली आपको मेहनत कर करके काम कर करके फिर आपका जो है ना चीज समझ में आएगी आपके, और इनग्रेन्ड हो जाएगी आपके दिमाग में. एक को शायद 100 मिलियन की अर्निंग नजर आ रही है, आपको 100 मिलियन की अर्निंग नजर नहीं आ रही, आपको और भी बहुत चीजें नजर आ रही है. वो कहते हैं ना नंबर बोलते हैं, तो नंबर ही इसी तरह बोलते हैं. जैसे हम जैसे लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं तो वो नफ्स पकड़ के सारा चेक कर लेते हैं कि कहाँ बीमारी है, आदमी को किस चीज की बीमारी है. तो इसी तरह एक अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट, he would be able to find out what is wrong with the company after reading the financial statement. I think on this particular note, let's dissipate for another 15 minutes before we connect again. सही है ना जी? तो बस फिर आपका कोई सवाल है इसके ऊपर तो बता दें. आज माशाल्लाह से ऑडियंस बहुत ज्यादा अटेंटिव है और आई एम हैप्पी. चले जी, ओके जी, इट्स ऑल स्टार ऑडियंस, 5 स्टार जी. चले जी, लेट्स कनेक्ट इन अ बिट साइड. ऑलराइट.